अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज इंडिया अलायंस की हाई प्रोफाइल मीटिंग हो गई। बहुत दिनों से इस मीटिंग की अपोजिशन प्रतीक्षा कर रहा था और इस मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं, लेकिन अभी कई सवाल के जवाब आने बाकी है, क्योंकि 3 राज्यों में कांग्रेस की ज़बरदस्त पराजय के बाद हताशा के माहौल में ये बैठक हुई है और इसमें भी अभी कोई ठोस निर्णय क्या हो पाया है। आज हम चर्चा इस बात की करेंगे कि मोदी के मुकाबले कौन, और क्या इंडिया अलायंस अब सीट शेयरिंग जैसे कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल मुद्दे को सेटल करने के लिए तैयार है, और क्या इसके लिए कोई एक कोऑर्डिनेशन टीम बनेगी, और क्या इंडिया अलायंस मोदी और बीजेपी का मुकाबला कर पाने की स्थिति में इस वक्त है। आज चर्चा इसी विषय पे। बहन भाइयों, इंडिया अलायंस की आज एक महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में हुई। पिछले दिनों जब 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे, उसके पहले से लेकर अब तक इंडिया अलायंस की कोई बैठक नहीं हुई थी। अंतिम बैठक मुंबई में हुई थी, उसके पश्चात कोई बैठक हुई नहीं। वक्त धीरे धीरे निकल रहा था और जब इन 5 राज्यों के परिणाम आए, 3 भारतीय जनता पार्टी ने ज़बरदस्त धूम मचाते हुए 3 राज्य अपने नियंत्रण में ले लिए। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के हाथ सिर्फ तेलंगाना लगा, वो भी बीआरएस से लेने में कामयाब हुई। बहनों भाइयों, बात सिर्फ चुनाव जीतने भर की नहीं है। दरअसल इस हार ने इंडिया अलायंस का मनोबल बुरी तरह से तोड़ा है, और इंडिया अलायंस में भी किसका? कांग्रेस का, क्योंकि क्षेत्रीय दल अपनी अपनी जगह काफ़ी मजबूत स्थिति में है और उनको शायद कांग्रेस के उतने सहारे की आवश्यकता नहीं है जितना कांग्रेस को इनकी आवश्यकता हो। चाहे आप ममता बनर्जी को देख लें, चाहे जेडीयू आरजेडी के अलायंस को देख लें, और चाहे आप उत्तर प्रदेश में सपा और आरएलडी के अलायंस को देख लें, या फिर दिल्ली पंजाब में केजरीवाल की पार्टी देख लें, या स्टालिन को देख लें तमिलनाडु में। ज़रूरत कांग्रेस की है। और आज की बैठक का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, सीट शेयरिंग। जब तक सीटें स्पष्ट नहीं होंगी कि किस राज्य में कौन सी पार्टी कितने चुनाव लड़ेगी और किसका क्या हिस्सेदारी होगी, उसके बिना यह अलायंस क्लिक कर ही नहीं सकता। मैं भी शुरू से इस बात को कहता हूं, जब तक अलायंस तब पॉसिबल किसी का होता है जब सीट शेयरिंग और किस सीट पर कौन लड़ेगा ये तय हो जाए। नंबर ऑफ सीट पहली प्रायोरिटी, और सीटें किन किन सीटों पर लड़ना है दूसरी प्राथमिकता। कला कलेश मतभेद सीटों के बंटवारे और सीटों के चयन को लेकर होता है। खैर, आज एक तिथि तय की गई कि 30 दिसंबर के पहले सीट बंटवारे के मुद्दे को हल कर लिया जाएगा। वक्त कम है इनके पास, अलायंस के पास। क्यों? आप मानकर चलिए कि 10 मार्च के आसपास या उसके पहले आचार संहिता लग जाएगी, तो अब समय कितना बचा? महज एक्टिवली 2 से 2.5 महीने। तो 2.5 महीने, 3 महीने के बाद जब चुनाव होने जा रहा हो, 3 महीने के भीतर, और अभी आप कहां खड़े हैं? सीट शेयरिंग ही तय नहीं कर पाए हैं, लड़ेंगे कैसे उनसे? ये चीज बीजेपी को एक जबरदस्त बढ़त प्रदान करती है, और खास तौर पर 3 राज्यों की जबरदस्त जीत के बाद बीजेपी का मनोबल आसमान पर है, और होना भी चाहिए। 9.5 वर्ष के शासन के बाद भी अगर वो इतने राज्य जीत कर आ रहे हैं तो ये जबरदस्त बात है। लास्ट जब इंडिया अलायंस की बैठक हुई थी, तब से अब में बड़ा बदलाव आ गया है। 28 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के पास 12 जगह उनके शासन है, और कांग्रेस के पास सिर्फ कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल ही बचा है। बाकी जगह अलायंस की उनकी भी सरकारें हैं, ये भी 1-2 जगह हैं। पर मेजॉरिटी कंट्रोल पॉलिटिक्स में किसके पास है? भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के पास। कि ये बढ़त इंडिया अलायंस को हासिल नहीं है, और इंडिया अलायंस में कांग्रेस ने 3 राज्यों के चुनाव में अपने साथियों के साथ जो व्यवहार किया, उसका परिणाम आज उनको उस बैठक में अपने साथियों के तीखे तेवरों से भी दिखा। यही कारण है कि ममता बनर्जी ने आज प्रपोज किया कि मोदी के मुकाबले क्यों नहीं मल्लिकार्जुन खड़गे को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बना दें। अरविंद केजरीवाल ने सेकंड किया तुरंत। एक तीर 2 शिकार। राहुल गांधी के नेतृत्व को पीछे, खड़गे के नेतृत्व को आगे बढ़ाया। नाम प्रस्ताव कौन कर रहा है? बंगाल। सहमति कौन दे रहा है? दिल्ली और पंजाब। इस अलायंस के भीतर भी कई कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो ऐसे मौकों पर निकल के सामने आते हैं। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कोई बड़ी दयालु है। पिछले असेंबली इलेक्शंस जो अभी राज्यों में हुए हैं, किस तरह से सहयोगियों को बाह मरोड़ा, ये सब के सामने रहा। तो इस अलायंस में एक ट्रस्ट डेफिसिट भी है।
ये पॉलिटिकल ट्रस्ट डेफिसिट है। यही कारण है कि न सीट शेयरिंग तय हो पा रही है, न सीटों का चयन हो पा रहा है, और न नेता का नाम। जो उद्धव ठाकरे ने सामना ने लिखा तो मतलब उद्धव ठाकरे को मानिए, आए मिले खाए पिए हाथ धोए चल दिए। क्या इस बेसिस पर इंडिया अलायंस इस पॉलिटिकल एटीट्यूड और इस कमजोर पॉलिटिकल विल के साथ बीजेपी जैसी माइटी पॉलिटिकल पावर का सामना कर सकती है? कर सकती है, लेकिन किसके दम पर? रीजनल लीडर्स के दम पर, क्षेत्रीय छत्रपों के दम पर। कौन है ये लोग? आप दक्षिण से शुरू करिए, चले जाइए पूरब, लौट आइए पश्चिम, फिर सेंट्रल नॉर्थ इंडिया। मुकाबले में क्षेत्रीय छत्र भी हैं, कांग्रेस भी है। जो पिछले भी 3 राज्यों में चुनाव हुए, कांग्रेस सीधे मुकाबले में थी बीजेपी के। लेकिन क्षेत्रीय छत्रपों की जो ताकत है, दरअसल इंडिया अलायंस की वही राजनीतिक साख है। इसी के दम पर वो बीजेपी को रास्ता रोकने के लिए ताल ठोकते हैं। लेकिन ये क्षेत्रीय छत्रप खुश नहीं है। खुश न होने के पीछे कारण है क्योंकि ये बड़ी ग्राउंडेड पॉलिटिक्स करते हैं। राज्यों में ये बीजेपी से भी लड़ते हैं, कांग्रेस से भी लड़ते हैं, अन्य दुश्मनों से लड़ते हैं, सत्ता पर कंट्रोल करते हैं। सत्ता में नहीं है तो प्रोमिनेंट विपक्ष की भूमिका में, मुख्य विपक्षी दल हैं। तो क्या इनकी ताकत को कांग्रेस को इग्नोर करना पिछले चुनाव में भारी पड़ा? जवाब भले ही इस बैठक में ना मिला हो, लेकिन मायूसी के माहौल में हुई इस बैठक में कुछ एक चीजें जरूर तय हुई कि 30 दिसंबर तक सीट शेयरिंग तय कर ली जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि सीट शेयरिंग तय होती है या नहीं होती है। कांग्रेस ने 4 नाम प्रपोज किए हैं, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश। ये चारों मिलकर इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के साथ राज्यों में सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगे। लेकिन मसला यह है कि इंडिया अलायंस में फैसले तत्काल नहीं होते, देरी से होते हैं। और अब जब समय कम हो और सामने मुकाबला मोदी जैसे ताकतवर सेनापति की अजेय सेना से हो, तो विपक्ष को तैयारी भी उसी लेवल की करनी पड़ेगी। आप कुछ स्टेटमेंट सुन लें, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। सीट शेयरिंग का भी हम मिल के पहले जिस स्टेट में हमारे लोग हैं, पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। अगर कहीं दिक्कत है या कहीं अभी नहीं बन सकता, उसके लिए फिर यहाँ पर हमारे जो इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं उसको डिसाइड करेंगे। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है जी, और सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। समाजवादी पार्टी को जो पक्ष रखना था जी, वो अंदर इंडिया गठबंधन के जितने दल हैं उनके बीच में रखा है। मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन जो बना है जी, ये जो मैंने पहले दिन से कहा, स्ट्रेटेजी हमारी वही पीडीए रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। यूपी में गठबंधन 80 हराएगा, 80 हराएंगे, भारतीय जनता पार्टी देश से हट जाए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान 5 साल पहले तीनों राज्य कांग्रेस जीती थी, लेकिन पार्लियामेंट में अलग परिणाम आया। तो वैसे भी हो सकता है क्योंकि लोग अब सोचने लगे हैं। और हमारी अगर बात करें तो 99 में हमने कारगिल जंग के बाद पार्लियामेंट चुनाव के साथ असेंबली चुनाव लिया था। नतीजा ये हुआ कि केंद्र में हमारी गठबंधन की सरकार आई, लेकिन स्टेट में हम हार गए। तो लोग अब सोचते हैं, सोच समझ कर मतदान करते हैं। बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे। संजय चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हमारे साथ